और सबसे पहले खबर गुड़गांव से, जहां पुलिस महकमे में ही दो वरिष्ठ अधिकारी आपस में भिड़ गए हैं। और आरोप यह है कि एक केस में आरोपी और आरोप लगाने वाली महिला का दोनों अधिकारी पक्ष ले रहे हैं। अब ऐसे में डीजीपी को भी खत लिखा गया है और तुरंत कार्रवाई की मांग की गई। गुड़गांव पुलिस के दो आला अधिकारियों के बीच चल रहे घमासान में कुल 4 किरदार हैं। इनमें 2 आला अधिकारी हैं, कमिश्नर नवदीप सिंह विर्क और जॉइंट कमिश्नर भारती अरोड़ा। इनके अलावा आरोपी संजय भारद्वाज और आरोप लगाने वाली महिला। जॉइंट कमिश्नर ने दावा किया है कि बलात्कार के एक मामले में डीजीपी ऑफिस की ओर से उन्हें दी गई जांच को लेकर कमिश्नर उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं और निर्दोष के खिलाफ कार्रवाई करने का दबाव बना रहे हैं। जॉइंट कमिश्नर भारती अरोड़ा का दावा है कि अजय पर आरोप लगाने वाली उसकी लिव इन पार्टनर है और वो 7 साल तक उसके साथ रही। यही नहीं, आरोपी पीड़ित लड़की के 2 बच्चों का बाप भी है। शी इज़ अ मॉडल, हाई प्रोफाइल मॉडल है, मिस चंडीगढ़ कहती है अपने आप को, सुंदर लड़की है। इसके लिए आउट ऑफ द वे जाके सीपी गुड़गांव क्यों काम कर रहे हैं, इनका क्या संबंध है इसके साथ, मैं चाहती हूँ एक सीबीआई इंक्वायरी हो इसमें, जिसमें सारे तथ्य सामने आए। उधर कमिश्नर नवदीप विर्क का आरोप है कि अजय भारद्वाज की बहन से भारती के रिश्ते हैं और वो उसे दीदी बुलाती है। रिश्तों के चलते आरोपी अजय को वो बचा रही है। मैं बता चुका हूँ कि ये एलिगेशंस गलत हैं। उनके खिलाफ इंक्वायरी करके उनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए हमने डीजी साहब को लिखा हुआ है, उस पर एक्शन किया जा रहा है। अब कोई अपने बचाव में कुछ बोलेगा तो मैं उसके बारे में क्या कह सकता हूँ। सीबीआई इंक्वायरी की मांग, कोई कुछ भी कर सकता है। बता दें कि आरोपी के पिता पूर्व आईएएस अफसर हैं। अधिकारियों के विवाद पर हरियाणा के डीजीपी ने कहा कि मामले की सच्चाई जानने के लिए जल्द एसआईटी बनाई जाएगी। इस कहानी के 4 किरदारों में से 2 की राय आपने सुन ली, जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं, लेकिन आरोप लगाने वाली और जिस पर आरोप लगा है उनका पक्ष भी सुनिए। शादी फ्रॉड से की गई थी। मुझे ये बताया गया था कि वो एक डिवोर्सी है, जबकि 2013 में जब इसका खुलासा हुआ कि उसकी एक अजय भारद्वाज की एक पहली बीवी है जर्मनी के अंदर, जिसका डिवोर्स अभी तक नहीं हुआ, तो ये आगे बात बढ़ी और 2014 के अंदर ये एफआईआर दर्ज हुई। ये एफआईआर जो दर्ज हुई थी ये इस बेसिस पे हुई थी कि मुझसे एक डिसीटफुल कंसेंट लेकर के रिलेशनशिप बनाए गए, ये कहकर कि वो मेरे पति हैं। हमारी शादी की फोटोग्राफ्स और सब चीज़ें वहाँ थी। पूरी फैमिली ने ये बात को डिनाई कर दिया कि वो मुझे जानते हैं और ये बच्चे भी उनके नहीं हैं जो मेरे उनके साथ हुए। सीएम साहब को शिकायत करी, हमने कई ऑफिसर्स को लिखा, हर जगह लिखा, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। एक इन्वेस्टिगेशन डीजीपी साहब ने मार्क करी सीएम साहब के उस पर, वो उन्होंने मार्क करी थी एक भारती अरोड़ा जी को। हमने बोला था किसी लेडी ऑफिसर से करवाएं, क्योंकि इस लड़की के जो संबंध हैं वो इस तरह से ही इसके संबंध हैं और नवदीप सिंह विर्क ही ज़्यादा बता सकते हैं कि किस तरह के इनके लीगल रिलेशनशिप आपस में है। इस मामले में तफ्तीश हो रही है, आरोप बहुत से हैं। वहीं आरोपों में घिरी है राधे मां भी, और एक अंग्रेजी अखबार से बातचीत में राधे मां ने कहा है कि जब डॉली बिंद्रा ने उन पर संगीन आरोप लगाए और पुलिस की ओर से समन आया, तब उन्होंने खुदकुशी का फैसला कर लिया था। खुदकुशी करना चाहती थी राधे मां। बात हैरान करने वाली है, लेकिन अंग्रेजी अखबार मिड डे ने राधे मां से खास बातचीत करने का दावा किया है। अखबार ने सवाल जवाब की शैली में इस बातचीत को छापा है। कब पता चला कि आपके खिलाफ पुलिस में मामले दर्ज कराए गए? पुलिस का समन मिलने के बारे में मेरे एक भक्त ने इसकी जानकारी दी। ये सुनकर मैं अवाक रह गई और सोचने लगी कि आखिर मैंने ऐसा क्या गलत किया है जिसकी वजह से ये दिन देखने की नौबत आई। मैंने सोचा खुदकुशी कर लूं, लेकिन मुझे लगा कि ऐसा करना गलत है। मुझे खुद को जो हो रहा है उसका सामना करने के लिए तैयार रखना होगा। वो सारा ध्यान अपनी ओर खींचना चाहती थी, वो राधे माँ बनना चाहती थी। इतना कहते कहते राधे माँ रो पड़ी। अब उन तस्वीरों को याद कीजिए जब राधे माँ पहली बार थाने के लिए निकली थी। अपनी कार तक पहुंचने से पहले ही बेहोशी जैसी हालत में देखी गई थी। जाहिर है अब तक गंभीर आरोपों को झेलने वाली राधे माँ ने जब पलटवार किया है तो उनके निशाने पर डॉली बिंद्रा है। इस पूरे मामले में पुलिस आगे की कार्रवाई और पूछताछ कर रही है, लेकिन एक और ऐसी घटना जिसमें पुलिस पर ही कार्रवाई हुई है। दरअसल 25 तारीख की यह घटना जब लालबाग के राजा के दर्शन के लिए एक लड़की अपने परिजनों के साथ पहुंची थी। ऐसे में 2 महिला पुलिस कर्मियों ने इस लड़की की पिटाई कर दी। जब इसका वीडियो वायरल हुआ है तब राज्य सरकार ने अब पुलिस से सवाल का जवाब चाहा है 30 तारीख तक। ऐसे में 2 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड भी कर दिया गया। इस नए वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे मुंबई पुलिस की महिला पुलिसकर्मी पीड़ित की मां को घसीटते हुए अंदर ले जा रही है। साथ ही साथ गुस्से में पीड़ित लड़की लालबाग में लगे पुलिस की बैरिकेडिंग पर लात भी मार रही है।
पुलिस के आला अधिकारियों ने कार्रवाई करते हुए 2 महिला पुलिस कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया है। बप्पा के दर्शन को गई लड़की की पिटाई की तस्वीरें शायद आप अभी तक भूले नहीं होंगे। मुंबई की महिला पुलिस का बेरहम चेहरा जब सामने आया तो हर कोई हैरान था। वीडियो के सामने आने के बाद मुंबई पुलिस सवालों के घेरे में घिर गई, जिसके बाद वीडियो में नजर आ रही 2 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। खुद के पुलिस से पीटने का वीडियो वायरल होने के बाद आखिरकार पीड़िता नंदिता गोस्वामी ने सोमवार देर रात मीडिया से बात की। उन्होंने जिस तरीके से मुझे मारा, मेरे फैमिली को मारा, वो गलत था। सो दैट्स व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड। उसके बाद जो आपने फुटेज देखा वो हुआ है, और इसके बाद पुलिस स्टेशन में उन्होंने मुझे मारा था। बता दें कि तस्वीरें सामने आने के बाद सरकार ने इस मामले में जांच के आदेश दिए थे। मुंबई पुलिस के डीसीपी स्तर के अधिकारी ने इसकी जांच की थी। दिल्ली के पुलिस थाना क्षेत्र बवाना में एक कांस्टेबल की हत्या हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि उस कांस्टेबल के ही तीनों दोस्त थे और इस बात का भी खुलासा हो रहा है कि वो अपने दोस्त से समलैंगिक संबंध बनाने का दबाव डाल रहा था। दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़े इन 3 युवकों को पुलिस कांस्टेबल संदीप कुमार की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। संदीप कुमार की लाश 26 सितंबर को बवाना इलाके में SX4 कार में मिली थी। कांस्टेबल संदीप कुमार की हत्या जघन्य तरीके से की गई थी। पुलिस ने इस मामले की तहकीकात की तो कांस्टेबल के पड़ोस में रहने वाले उनके 3 दोस्तों पर शक हुआ और जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो उन्होंने हत्या की बात कबूल कर ली। कंपेल करने की कोशिश करता था, तो ये परेशान थे उस संदीप से। इस वजह से इन्होंने एक प्लान किया कि जब भी मौका मिलेगा हम इससे छुटकारा पाएंगे। घटना के बाद से तीनों गायब थे। पूछताछ में उन्होंने बताया कि कांस्टेबल संदीप समलैंगिक था और एक युवक के साथ जबरन संबंध बनाना चाहता था, जबकि दूसरे युवक के साथ समलैंगिक संबंध बनाने के लिए दबाव डालता था। पुलिस के मुताबिक कांस्टेबल की हरकतों से तंग आकर तीनों आरोपियों ने साजिश रचकर उसकी हत्या कर दी। और अब खबर जयपुर से, जहां पर लुटेरों ने हनी ट्रैप लगाकर न सिर्फ जौहरी को लूटा है बल्कि उसके ही घर में उसे बंधक बनाकर उसे पीटा और उसकी हत्या भी कर दी और इसके बाद उसी के घर में जमीन में उसे दफन भी कर दिया। ज्वेलर अनिल सोनी की पत्नी के लिए समझना मुश्किल है कि अचानक उनकी जिंदगी किस मुकाम पर पहुंच गई। पति की हत्या कर दी गई है और 3 बच्चों की जिम्मेदारी उनके सिर पर आ गई है। दरअसल शनिवार को जानकार महिला ने अनिल सोनी से पहले जेवर खरीदे, पैसे देने के बहाने घर ले गई। अनिल जैसे ही घर पहुंचा, राजेंद्र मीणा, उसकी महिला मित्र भूरी ने 3 और लोगों के साथ मिलकर उसे बंधक बना लिया। आरोपियों ने अनिल को बलात्कार के केस में फंसाने की धमकी भी दी। घबराए अनिल ने न सिर्फ दुकान की चाबियां दे दी, तिजोरी का कोड भी बता दिया। फिर देर रात आरोपियों ने गला घोटकर अनिल की हत्या कर दी और लाश को गड्ढा खोदकर घर में ही गाड़ दिया। राजेंद्र मीणा मिला नहीं तो भूरी देवी के साथ में इसमें राजेंद्र मीणा ने बिल्कुल गलत अवस्था में देखी। ये देखने पर फिर उसने इनके साथ में चिल्लाया, मारपीट की और 5 लाख रुपये इनसे डिमांड की बदले में, और पैसे नहीं देंगे तो 376 IPC का मुकम्मल कराने की और रेप के केस में फंसाने की धमकी दी। क्या गलती थी उनकी? मुझे इतना तड़पा के मारा उनको। ये दोस्ती निभाई उन्होंने। ये बोलते थे मेरा बड़े भाई की तरह है वो, राजेंद्र मीणा। आरोपी राजेंद्र मीणा को पुलिस ने फोन की लोकेशन के आधार पर पकड़ा। फिर उसकी ही निशानदेही पर सोमवार आधी रात को जयपुर के सिरसी रोड पर उसकी महिला मित्र भूरी के घर के कमरे के अंदर जमीन से शव को निकाला। पुलिस ने राजेंद्र और भूरी के साथ राजेंद्र के दोनों बेटों को भी गिरफ्तार कर लिया है। और अब आपको लिए चलते हैं बिहार, जहां पाटलिपुत्र का महासंग्राम छिड़ा हुआ है। ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए नीतीश नवादा पहुंचे थे, लेकिन उनकी इस रैली में जमकर हंगामा हुआ जब कुछ लोगों ने उन्हें चप्पल दिखाए और मोदी मोदी के नारे लगाए। नवादा में जेडीयू की सभा में नीतीश कुमार जैसे ही बोलने के लिए खड़े हुए, एक गिरोह ने चप्पल दिखाई और उनके साथ ही जोर जोर से मोदी मोदी के नारे लगाए। इन नारों से नीतीश को बोलने में परेशानी का भी सामना करना पड़ा और कुछ लम्हे के लिए तो उन्हें अपना भाषण भी रोकना पड़ा। हालांकि पुलिस ने लोगों को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थे और लगातार चप्पल दिखाते हुए मोदी मोदी के नारे लगाते रहे। हालांकि ये साफ नहीं हो पाया कि ये लोग आखिर कौन थे। आज जो नवादा में हुआ है, जिस प्रकार से नीतीश जी के रैली में मोदी 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 बुलाया गया है
और नीतीश जी को धक्का लगा है, ये मूड है बिहार का। ये बिहार के जनता का मन का आवाज है जो नीतीश जी सुनते हुए भी सुनने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। बिहार ने अपना मन बना लिया है। हम आपको बता दें कि वारसलीगंज में नीतीश कुमार महागठबंधन की ओर से जेडीयू के कैंडिडेट प्रदीप कुमार के लिए प्रचार कर रहे थे। इससे पहले भी बिहार में कई जगहों पर नीतीश का विरोध हो चुका है। और अब खबर आगरा से, जहां पर 11 साल की एक लड़की ने समाधि लेने का ऐलान किया तो पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। लोग यहां देवी का रूप मानकर उसे देखने भी पहुंचने लगे, लेकिन प्रशासन की पहल के बाद इस पर रोक लग गई। आगरा के अमर सिंहपुरा गांव की 11 साल की नीरू की समाधि लेने की खबर के बाद से ही आसपास के लोग दर्शन और पूजा करने के लिए जुट रहे हैं। करीब सप्ताह भर पहले नीरू ने सोमवार शाम को समाधि लेने की इच्छा जता दी। इसके बाद से सोमवार सुबह से ही उसे समाधि दिलाने की तैयारियां शुरू हो गई। जब तहसीलदार और सीओ को इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने जाकर इसे रुकवाया। इनके कार्यक्रम में वो बताएंगे सो होगा। मैं उनके बेटे की क्या माल में देवी क्या सुना है आज के यहाँ पर माता आज समाधि देने जा रहे हैं। अब उनका विचार उनसे मैं कैसे बताऊं उनके क्या विचार है। 8 साल पहले जब ये लड़की 3 साल की थी तब गांव में बारिश न होने के कारण उसे तप पर बैठाया गया था। गांव वालों के मुताबिक इसी के बाद गांव में बारिश हुई थी। तब से गांव के लोग नीरू को देवी मानकर पूजते हैं। लोगों का ये विश्वास हो या अंधविश्वास, प्रशासन की कोशिशें हैं कि लोगों की आस्था को चोट पहुंचाए बिना लड़की को समाधि न लेने दिया जाए। आरबीआई गवर्नर ने रेपो रेट में 50 बेसिक पॉइंट की कटौती की और ऐसे में सबसे ज्यादा खुशी उन्हें हुई जो अपने ईएमआई में कटौती की उम्मीद लगाए बैठे थे, और इसका असर शेयर बाजार पर भी देखने को मिला। मार्केट उछल पड़ा। रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन ने मॉनिटरी पॉलिसी पेश करते हुए रेपो रेट 50 बेसिस पॉइंट घटाकर 6.75% कर दिया है। जनवरी से अब तक रेपो रेट में ये चौथी कटौती है। आरबीआई की घोषणा के चंद मिनट बाद आंध्रा बैंक ने अपनी ब्याज दर सस्ती करने का ऐलान कर दिया। बैंक ने 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की है। वहीं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी अपनी ब्याज दरों में 0.4% की कटौती की है। रिजर्व बैंक की ब्याज दरों में कटौती से अब इंडस्ट्री के लिए लोन लेना सस्ता होगा। साथ ही ऑटो लोन सहित दूसरे लोन भी सस्ते हो जाएंगे। Reserve Bank has front-loaded policy action by a reduction in the policy rate by 50 basis points. Given our year-ahead projections of inflation, this ensures that 1 year expected Treasury bill real interest rates of about 1.5 to 2%. महंगाई के अनुमान के अनुसार कंट्रोल में रहने और इकोनॉमी के बूस्ट देने के लिए आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने फैसला किया है। इसके अलावा रिवर्स रेपो रेट में भी 0.5% की कमी की गई है, जबकि सीआरआर में कोई बदलाव नहीं किया गया है। और अब एक हैरत अंगेज खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर के एक गांव से, जहां पर ना बिजली है, ना बल्ब है, ना मीटर है, ना खंबा है, लेकिन गांव वालों को भेज दिए गए 20-20 हजार रुपए के बिजली के बिल। लोग नहीं समझ पा रहे कि आखिर ये बिजली विभाग की लापरवाही है या राजस्व वसूली की बर्बरता। कानपुर के नयापुरवा गांव की बदकिस्मती ये है कि आजादी के 68 साल बाद भी अब तक बिजली नहीं पहुंच पाई है। ना तो यहाँ बिजली के खंबे हैं और ना बिजली के तार, और इनके जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया है बिजली विभाग ने। अंधेरे में रह रहे हर परिवार को विभाग ने 20-20 हजार के बिल भेज दिए हैं। हजारों का बिल आने के बाद से लोग परेशान हैं कि आखिर कैसे इसे माफ कराएं। कुछ नहीं है, ना बत्ती है, ना बिजली है, ना खंबा है, कुछ नहीं है। बाकी बिल जरूर है। कितने का बिल आया है? 20,000 का। तो ऐसे में आपको क्या लगता है 20-20 हजार के बिल आगे कहाँ से भरोगे आप? अब गरीब आदमी हम कहाँ से बने बताओ। इस गांव में जब से आप आई तब से आपने बिजली देखी कभी? ना, कभी नहीं देखी है और ना कोई बात भई है। बिजली के खंबे हैं गांव में? कुछ नहीं है। बिजली के तार? कुछ नहीं है। बिजली के बिल आ गए? हाँ, बिल आ गए। गांव के प्रधान ने 2009 में अपनी चुनावी फतह के लिए बिजली कनेक्शन के लिए फॉर्म भरवाए। प्रधान जी चुनाव भी जीत गए, लेकिन न खंबे लगे, न तार बिछे, न बिजली आई, आया तो बिजली का बिल। बहरहाल इस मामले में बिल्हौर के प्रमुख बिजली घर के अधिकारियों का कहना है कि इसकी जांच होगी। साथ ही उन्होंने इस पूरे मामले को राजनीति से प्रेरित बताया। और अब आखिर में बात हमारे प्राइम टाइम शो हम तो पूछेंगे कि आज के बड़े सवाल की। हमारा आज का सवाल है,
कि क्या बीजेपी को जातिवादी राजनीति के जाल में फंसाने में कामयाब हो गए लालू? इसी सवाल पर करेंगे आज रात 8 बजे बड़ी चर्चा। आप अपनी राय और कमेंट्स ट्विटर पर #HTB या लालू वर्सेस भागवत के साथ IBN खबर के पेज पर शेयर कर सकते हैं। #